हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। आपको वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स दिए जाते हैं और उसका लॉजिकल ऑर्डर आपको अरेंज करना होता है। कई बार इसका लॉजिकल ऑर्डर डिक्शनरी के हिसाब से होता है, कई बार वो इवेंट के हिसाब से होता है, मतलब कोई चीज पहले घटित हो रही है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। कई बार चीजों के सीक्वेंस में उसके साइज, उसकी महत्व, उसकी वैल्यू के हिसाब से भी अरेंज होता है। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर बनता है। जैसे आपको गोल्ड दे दिया गया, सैंड दे दिया गया और फिर आपको उसको अरेंज करना है सीक्वेंस में, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो अब उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को हमें करना होता है। अब यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं। सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स और वेरियस स्टेजेस इज अ प्रोसेस। ठीक है, एक तो वो होता है कि अलग अलग स्टेज, जैसे आप कैटरपिलर की बात कर लो उसका ही देख ले। दूसरा सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ क्लास और ग्रुप, एक पर्टिकुलर उसका ग्रुप है, समूह है, उसके हिसाब से उसका सीक्वेंस। ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू इंटेंसिटी ईटीसी। और फिर लिखा हुआ है सीक्वेंस इन विच चेन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, तो वो भी हो सकता है। अब यहां पे हिंदी में देख सकते हैं, एक प्रक्रिया में घटना या उसके विभिन्न चरणों का अनुक्रम हुआ। एक वर्ग या समूह में वस्तुओं के एक हिस्से से पूरे हिस्से का अनुक्रम हुआ। आकार, मान तथा प्रबलता के बढ़ते या घटते क्रम का अनुक्रम। और ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। वह अनुक्रम जिसमें वस्तुओं की कड़ी बनती है, एक उनका सीक्वेंस या चेन बनता है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिएगा यहां पे बात यह है कि कुछ आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट्स या एक सीक्वेंस जिसमें आपको चीजों को अरेंज करना है। और वो सीक्वेंस क्या है कि कोई ऐसा काम है, जैसे यहां पे इलनेस से स्टार्ट हो रहा है, बीमारी से। अब कोई अगर बीमार है, यहां पे बीमार है, तो उसके बाद बीमार होने के बाद की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया का जो सीक्वेंस है वो हमें यहां पे बताना है। तो देखिए इस टॉपिक में अलग अलग तरीके से, अब जरूरी नहीं यहां पे प्रक्रिया है उस तरीके से चीजें दी हुई है। हो सकता है डिक्शनरी ऑर्डर दे दिया जाए, या हो सकता है कोई और तरीके से दे दिया जाए जिसमें चीजों को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना हो। जैसे कैटरपिलर हुआ, उसका जो स्टेज है वो किस तरीके से, तितली बनने तक का क्या उसका स्टेज है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें दे दी जाए और उसको सीक्वेंस में। तो इसका जो एरिया है वो बहुत बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब कहीं एक जगह पे जाके आप स्टक नहीं हो सकते। तो यहां पे अब देखिए कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या आता है, मान लीजिए कोई बीमार हुआ। सबसे पहले क्या होगा, कोई बीमार होगा, मतलब 2 नंबर सामने आएगा। अब बीमारी के बाद का क्या स्टेज है, देखिए अगर कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास जाएगा। कहां जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। 2 नंबर। अब देखिए यहां पे कंसल्टेशन और डॉक्टर में फर्क आ जाएगा। आपको कई बार लग सकता है कि कंसल्ट करेंगे फिर उसके बाद डॉक्टर लिखेंगे, नहीं, पहले आप बीमार हुए तो किसके पास जाएंगे, 2 नंबर पे किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। इसका मतलब 2 के बाद 3 आना चाहिए। और ये आपके 2 ऑप्शन है, पहले ही आप इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, लास्ट के 2 ऑप्शन। आप डॉक्टर के पास गए 2 3, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि भाई ये हमारी बीमारी है, हमें ये समस्या हो रही है, इसका उपाय बताइए। अब ये 1 नंबर, उसके बाद 2 3 के बाद 1 आना चाहिए, और ऑप्शन बी में 2 3 के बाद 4 दिया हुआ, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहां पे देख सकते हैं आंसर तो आपको मिल गया है, लेकिन फिर भी आप कंसल्ट करने के बाद आपका क्या चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा। बताइए, कंसल्ट करने के बाद क्या चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा। अब ट्रीटमेंट होगा तो आप क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो एक नेगेटिव से स्टार्ट करके और यहां पॉजिटिव तक पहुंच गए हैं। कहने का मतलब बीमार हुए और फाइनली हम लोग क्या हुए, रिकवर भी हो गए। तो यहां पे देखो सबसे पहले, अब इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको क्रम, तो ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले पे। देखिए यहां पे अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सैडनेस है, लेकिन फिर भी समझिएगा। बर्थ, डेथ, फ्यूनरल, मैरिज, एजुकेशन, इनको सीक्वेंस में अलग अलग स्टेजेस हैं लाइफ की। ठीक है ना, ह्यूमन लाइफ की अलग अलग स्टेजेस है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बर्थ आएगा। क्लियर है, तो बर्थ आएगा, इसका मतलब फ्रंट पे 1 होना चाहिए। आपके सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, बर्थ आएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो एजुकेशन होगी। इनमें जितना कुछ दिया हुआ है ना, उनमें उसके बाद क्या आना चाहिए,
एजुकेशन आना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि शादी करने के बाद एजुकेशन, और ये पुराना वाला समय भी जा चुका है जहां पे पहले शादी हो जाती थी, एजुकेशन तो चलता रहता था, है ना। तो वहां पे जो चाइल्ड मैरिज होती थी, या फिर आप कहें कि जो है इमेच्योर मैरिज हो जाती थी, बचपन में ही शादियां हो जाती थी, रिश्ते लेके जाते थे लोग, तो वो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आपको काउंट करके चलना पड़ेगा, ये समझिएगा बात को। अब स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार होता तो ये है, आप डॉक्टर के पास हम जाते हैं, पहले मतलब जुगाड़ से इधर से उधर से घुस जाते हैं, मतलब सीक्वेंस हमारा ये है, डॉक्टर वहां जाएंगे, टोकन लेंगे, फिर उसके बाद वहां सबमिट करेंगे। तो प्रक्रिया अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें काउंट क्या करना होगा, ऐसे में स्टैंडर्ड ही काउंट करना होगा। तो बर्थ के बाद क्या आएगा, एजुकेशन आएगा, इट मींस 1 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहां पे देखो 1 के बाद ऑप्शन ए में 1 के बाद 3 रखा हुआ है, वेरी सिंपल कि 1 के बाद 5 आ गया, हमारा इतने तक ही क्लियर हो गया, लेकिन कई बार लास्ट तक भी जा सकता है। अभी देखो 4 आएगा, उसके बाद 4 क्यों आएगा, आप एजुकेशन करने के बाद आपकी क्या होगी, मैरिज होगी। मैरिज होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो क्या होती है, फाइनली जाके डेथ होती है, और डेथ के बाद क्या होता है, फ्यूनरल होता है। तो 2 और 3 इस तरीके से सीक्वेंस में रखा गया है। ये अथक सत्य है, तो उसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया सा है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, अब कंट्री। ये देखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, किस चीज को काउंट करेंगे, मेंबर। देखो अब यहां पे एक यूनिट से लेके चलेंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे। देखो एक मेंबर हुआ और कई मेंबर मिलके एक फैमिली बनी, फैमिली बनने के बाद क्या हुआ, एक लोकेलिटी बनेगी, लोकेलिटी से क्या होगा, कम्युनिटी, कम्युनिटी से कंट्री, ऐसे ही तो बनना चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा, एक मेंबर हुआ, ये फैमिली। अब कई ऐसे एक एक मेंबर मिला के क्या होंगे, कई लोग मिलके एक फैमिली का निर्माण करते। तो 3 के बाद सीक्वेंस में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब आपका सबसे पहले तो सारे के सारे ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, एक ही आपके पास बचता है 3, 1, और उसके बाद 2 देखे। अब 2 देखो 3 के बाद 1, 1 के बाद, अब देखो ये जो फैमिली मेंबर्स मिलके एक कम्युनिटी बनाते, एक कम्युनिटी सॉरी मैंने पहले लोकेलिटी बोल दिया, कम्युनिटी बनाते। अब ये कम्युनिटी जो है वो कई सारी कम्युनिटीज मिलके क्या होती हैं, लोकेलिटी बनती है, एक लोकल एरिया बनता है, और लोकेलिटीज मिलके क्या होती है, कंट्री बनती है। अब देखो इसके बीच की भी स्टेजेस हैं, लोकेलिटी और कंट्री के बीच, चूंकि दिया नहीं गया है तो उस हिसाब से हम लोकेलिटी के बाद जो भी दिया गया है उसी को सीक्वेंस में रखेंगे। तो यहां पे हम उसके बाद क्या रखेंगे, कंट्री रखेंगे। इट मींस पहले क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब मेंबर आएगा, फिर 1 फैमिली हो जाएगा, फिर 2 आएगा कम्युनिटी, और फिर 4 लोकेलिटी, एंड फाइनली 5th नंबर हो जाएगा कंट्री। ठीक है ना, हम अपने देश से प्यार करते हैं, फाइनली हम कहां हैं, कंट्री में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आपके पास ये, अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब यहां पे शोल्डर, रेस्ट, एल्बो, पाम, फिंगर। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पे भाई किस चीज के सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करें, किस चीज के सीक्वेंस में अरेंज करें। हो सकता है आप इसे टॉप टू बॉटम अरेंज करें, या फिर बॉटम टू टॉप अरेंज करें, ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब देखो सबसे पहले आप देखो फिंगर, ऐसे समझना फिंगर, फिर उसके बाद समझो पाम, पाम से फिर समझो रेस्ट, मतलब एक छोटी यूनिट से, या फिर आप बोले ये सारे के सारे क्या है, हैंड का जो आपका हिस्सा होता है, या शोल्डर से लेकर, इस शोल्डर से लेकर जो आपका हाथ का पूरा हिस्सा होता है, ये इसी के बारे में यहां पे बात होती है। ये आपका हाथ है, इस तरीके से अब हाथ में आपकी उंगलियां और इन्हीं सबसे रिलेटेड आपका यहां पे क्वेश्चन बना हुआ। तो सबसे पहले जो हम काउंट करेंगे भाई, वो हम क्या काउंट करेंगे, अब देखिए इनमें से अगर सीक्वेंस में अरेंज करना होगा तो ज्यादा बेहतर लगता है कि भाई आप फिंगर से स्टार्ट करें, 5 नंबर से स्टार्ट करें। आप 5 नंबर से स्टार्ट होने वाला एक ही आपके पास डी है। अच्छा 1 नंबर से भी स्टार्ट करते हैं, अगर मान लो 1 नंबर से भी भाई कंधे से सीधे स्टार्ट करते हैं, तो 1 नंबर से स्टार्ट करने के बाद आपको फिर 3 नंबर मिलना चाहिए। 3 नंबर मतलब एल्बो, उसके बाद भाई शोल्डर के बाद एल्बो ही उस सीक्वेंस में आना चाहिए। लेकिन आप देखो कि यहां पे 1 के बाद क्या 3 नंबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। 1 के बाद क्या 3 नंबर दिया हुआ है, बी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। भाई आपके शोल्डर के बाद एल्बो आना चाहिए, और एल्बो के बाद रिस्ट आना चाहिए, रिस्ट के बाद क्या आना चाहिए, रिस्ट के बाद आपका होना चाहिए पाम, और पाम के बाद आना चाहिए फिंगर। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब
अगर हम कंधे से स्टार्ट करते हैं, शोल्डर से स्टार्ट करते हैं, तो पूरे हैंड के पार्ट्स पे अगर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। लेकिन आपका जो बी ऑप्शन है, स्टार्ट तो हुआ शोल्डर से लेकिन बाकी सभी कुछ नहीं दिया हुआ है उस सीक्वेंस में, तो हमारा बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए, 5 फिंगर से स्टार्ट करना चाहिए, ये डी करेक्ट हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में ए और सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी फिंगर, उसके बाद 4 नंबर पे क्या आना चाहिए, पाम, फिर देखो 2 नंबर पे आना चाहिए ये रिस्ट, 4 पाम रिस्ट, और फिर 3 नंबर आना चाहिए एल्बो, और फाइनली आना चाहिए सबसे आखिरी जो हिस्सा है दैट इज शोल्डर। तो इस तरीके से इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब यहां पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको ऑप्शंस को देखना पड़ जाए, तो ऑप्शंस को देखना पड़ जाए मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ये वाला सवाल आप देख लो क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब किस हिसाब से रखेंगे, यहां पे हो सकता है कि आप उनके साइज के हिसाब से इनको सीक्वेंस में अरेंज करें, साइज के हिसाब से इनको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ सकता है। अब अगर साइज के हिसाब से आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखिए उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी अरेंजमेंट यहां पे हो सकता है। देखिए अब सबसे पहली चीज ये समझिएगा, अलग अलग हो सकता है कि भाई इनको हम अल्फाबेट डिक्शनरी ऑर्डर में कहीं अरेंज करके दे दे, लेकिन अब हमें इसके लिए ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, है ना, ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। अब अगर हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो सबसे, देखिए साइज के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे छोटा कौन सा होता है, कॉटेज होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, कॉटेज होता है, सुना है ना कॉटेज। अब ऐसा मत समझ लेना कॉटेज का मतलब होता है बहुत बढ़िया सा जो है एक पेड़ पौधे वाली जगह है, पहाड़ है, नदी बगल में बह रही है और उसमें जो है एक अच्छा सा बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग में बस कॉटेज जैसा ऊपर शेड दे दिया गया है, बाकी अंदर बहुत रहीशी वाला सब कुछ है, तो वैसा कॉटेज नहीं। कॉटेज का मतलब हुआ कि एक छोटा सा जो झोपड़ी जैसा होता है जिसे आप कॉटेज कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा आना चाहिए, कॉटेज आना चाहिए। फिर उसके बाद देखो फ्लैट, कॉटेज के बाद क्या हुआ, फ्लैट हुआ, कॉटेज फिर फ्लैट 2 नंबर पे आना चाहिए भाई, कॉटेज 3 नंबर, और उसके बाद क्या होना चाहिए, साइज में अगर हम देखें तो उसके बाद फ्लैट आएगा। अब फ्लैट में ये मत समझ लेना पूरी बिल्डिंग उठा लेंगे हम पूरी फ्लैट की, बोलेंगे अरे यार कई सारे फ्लैट मिलके बड़ी लंबी चौड़ी सी बिल्डिंग बनती है, हम बोलेंगे नहीं भाई, यहां पे देखो फ्लैट का मतलब एक सिंगल फ्लैट काउंट करोगे, और कॉटेज के बाद आप फ्लैट जब काउंट करोगे तो उसे आप उससे बड़ा ही मानोगे, ठीक है ना। मतलब एक स्टैंडर्ड रूप में अगर देखें तो कॉटेज से बड़ा क्या हो जाएगा, आप कोई बना ही ले फ्लैट, भाई अगर कॉटेज कोई इतना बड़ा बना दे कि फ्लैट सब फेल हो जाए तो वो बात अलग है। लेकिन कॉटेज जो हम समझते हैं, कुटिया जिसे हम समझते हैं, कुटिया का मतलब ही यही होता है कि भाई एक छोटा सा झोपड़ी जैसा जिसमें एक सन्यासी टाइप का आदमी वो जो है रहता हो, तो कॉटेज उसको बोलेंगे। अब कॉटेज के बाद हम बोलेंगे फ्लैट, और फ्लैट के बाद क्या आएगा, घर, हाउस। अब घर का कोई लिमिट नहीं है भाई, हमारा घर है, अब एक घर इसको बोलेंगे, छोटा ही बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं बोलेंगे तो उससे बड़ा हो जाता है ना, जब घर नहीं रहता तब वो बंगलो हो जाता है, पैलेस हो जाता है, और मैंसियन हो जाता है, हवेली टाइप का, आओ कभी हवेली पर, ऐसा टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो हाउस हो गया 4 नंबर। अब देखो ये भाई इस सीक्वेंस में जिस हिसाब से हम एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं उस हिसाब से अगला क्या आना चाहिए, बैंगलो आना चाहिए। 4 के बाद क्या आना चाहिए, बैंगलो आना चाहिए 1 नंबर, ठीक है, बंगला। अब बंगले के बाद क्या हो गया, इससे भी बड़ा रूप जो होगा वो किसका हो जाएगा, आपके मैंसियन का हो जाएगा, हवेली का। अब हवेली जो है, अब महल में यही सोचना, हवेली छोटी होती है महल से, मतलब एक स्टैंडर्ड जो माना जाता है, जो दिमाग में इमेज बनती है। अगर कोई बोले पैलेस है हमारा, पैलेस का मतलब भैया बहुत विशाल का है, बहुत लंबा चौड़ा बड़ा सा। और मैंसियन बोलेगा तो क्या बोलेगा, हवेली, मतलब ये हुआ कि हाँ हवेली है बड़ी सी होगी, पर पैलेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे फिर 5 नंबर लिख देंगे। तो 324165, अब 324165 आपके किस ऑप्शन में मिलता है, जो ये डी ऑप्शन है ना, यहां पे देखो 324165 लिखा हुआ है, इसका मतलब करेक्ट ये हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि भाई 5 से स्टार्ट करें, सबसे बड़े से स्टार्ट करें, लेकिन आप देखो 5 से स्टार्ट होने वाला किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब सारे के सारे इस कंडीशन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन रहा होगा, डी ऑप्शन बन रहा होगा, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इन अगेन मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। गोल्ड है, आयरन है, सैंड है, प्लैटिनम है, डायमंड है,
हो सकता है कि इनकी वर्थ के हिसाब से आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करें, या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी हो सकता है। आप सोचने वाली बात है किस हिसाब से हम अरेंज करेंगे, आप इस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, आपके ऑप्शंस पे, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा, चूंकि आपका गोल्ड है, आयरन है, सैंड है, प्लैटिनम है, डायमंड है, तो ऐसा लगता है कि भाई जो है ये वैल्यू के हिसाब से ही अरेंज किया गया है। अब यहां पे देखो रॉ ही काउंट करेंगे, ऐसा मत सोचना कि आयरन से बना हुआ गाड़ी हो गया, कार हो गया, तो भाई कार बहुत महंगी हो गई, फिर तो लोहे की कीमत उस कंडीशन में ज्यादा हो गई, ऐसा लगता है ना। अब देखो सैंड से मिलके बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाए आपकी, और उसकी कॉस्ट कोई बोलने लग गए, तो बोलेंगे भाई वो तो बहुत महंगा हो जाएगा। नहीं, वैल्यू इन द सेंस यहां पे जिस टर्म में हम वैल्यू को लेके चलेंगे वो रॉ के हिसाब से लेके चलेंगे, ओनली सैंड, उसका कोई अपग्रेडेड या मॉडिफाइड वर्जन लेके नहीं चलेंगे। लाइक आयरन से क्या बन गया, लोहे से आपका कुछ बना दिया गया तो वो बहुत कीमती हो गया, उसको लेके हम नहीं चलेंगे। ऐसे में प्लास्टिक से कुछ बना दिया गया है ना, तो वो बहुत कीमती हो गया, तो अब एक्चुअल में प्लास्टिक की क्या कीमत है और उसको करने के बाद प्लास्टिक की क्या कीमत है, तो बस वही चीज है, उसको समझने की बात है आपको। चलिए यहाँ पे सबसे कम कीमती अगर इस हिसाब से देखें तो आपका क्या बनना चाहिए, सैंड बनना चाहिए। अब एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी देख लेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे, हो सकता है सबसे बड़ी वाली वैल्यू को सबसे पहले रखना हो और उसको सीक्वेंस में रखना हो, लॉजिकल ऑर्डर वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आएगा सैंड, फिर उसके बाद लोहे की कीमत उससे ज्यादा है तो यहाँ पे 2 नंबर उसके बाद हम लिख लेंगे। फिर अगर हम देखें 2 के बाद आयरन के बाद क्या आएगा, गोल्ड आना चाहिए, है ना, प्लैटिनम तो उससे महंगा ही है, तो आयरन के बाद क्या आएगा, गोल्ड आएगा, 1 नंबर आना चाहिए। और गोल्ड के बाद आएगा आपका क्या, डायमंड। गोल्ड के बाद क्या आना चाहिए, डायमंड आना चाहिए, 5 नंबर। और फाइनली आपका आएगा प्लैटिनम, जो और महंगा होता है, सबसे महंगा आपका क्या होता है, प्लैटिनम। तो 32154 32154। अब आप देखो 32154 आपके किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, 32154 आपके बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। बाकी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो ना तो 4 से स्टार्ट करो, 4 से अगर स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आना चाहिए। अब आप देख लो यहाँ पे क्या 4 और 5 में से कोई ऐसा लिखा हुआ है कि पहले 4 यहाँ पे दिया तो है लेकिन उसके बाद क्या 5 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों ही हमारे कैंसिल आउट हो गए और ये डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। आपका सिर्फ बचता कौन सा है, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। बात आ रही है ना समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, फ्रेज, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। 4 रखे हुए, फ्रेजेस, वर्ड्स। आप देखिए फ्रेज क्या होता है, एक सिंगल लेटर का होता है। देखिए यहाँ पे वर्ड मतलब एक वर्ड सिंगल हुआ, लेटर उससे भी छोटी यूनिट हो गई। फिर अब जो फ्रेज है वो 2 या 3 वर्ड्स का मिलके बना होता है। सेंटेंस उससे भी बड़ा हो सकता है। तो इस हिसाब से आप देखो अगर इसको अरेंज करना हुआ तो भाई आपका कौन सा बनेगा, सबसे किस हिसाब से बनेगा। सेंटेंस तो सबसे बड़ा आपको समझ में आ ही गया है। वो अब सेंटेंस एक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन फ्रेज का मालूम है, फ्रेज बहुत बड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेज जो है हर बार सेंटेंस से बड़ा ही हो जाए। तो अगर यहां पे हम देखेंगे फ्रेज तो उसको सेंटेंस से छोटा ही मान के चलेंगे। सबसे पहले तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो जाएगी, लेटर हो जाएगी, इट मींस 2 आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, वर्ड। लेटर के बाद क्या आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए। कई सारे लेटर्स मिलके एक वर्ड बनता है, तो 2 के बाद 3 आएगा। और वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, 2 या 3 वर्ड्स का ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे 1 आएगा। और कई सारे वर्ड्स का समूह जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो साइज के हिसाब से अगर हम लोग देखें, सबसे छोटी यूनिट से बड़ा करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो आपका क्या लॉजिकल ऑर्डर बनना चाहिए, 2 3 1 4, 2 3 1 और 4। अब देखिए आपके वेरियस एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही बचता है आपके पास सी ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन सी। चलिए तो इस तरीके से अगर आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अरेंज द मीनिंगफुल सीक्वेंस, इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। और अब इसको किस हिसाब से करेंगे बताइए। ये देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट, देखिए यहां पे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ये एक्चुअली एक खाना है दूसरे का, एक जो है वो दूसरे का भोजन है। तो सबसे पहले ग्रास से स्टार्ट कर सकते हो। भाई ग्रास कोई खा रहा होगा और वो कौन खा रहा होगा, ग्रास कौन खाता है, ग्रास ऊपर खाता है, ये मालूम ना, कौन खाता है, टिड्डा जिसे आप कह सकते हो। घास कौन खाता है, टिड्डा खा गया। अब टिड्डे को कौन खाएगा, टिड्डे को खाएगा कौन, मेढक। भाई यही तो होता है,
इकोसिस्टम जो आपका है, इकोसिस्टम के हिसाब से घास खाता है टिड्डा और टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है? बाज खाता है। यही तो हुआ, सीक्वेंस मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया सबसे पहले आपका ग्रास 5 नंबर आना चाहिए। इसको खाता कौन है? आपका ग्रास को टिड्डा खाता है, 3 नंबर खाता है। 5 के बाद क्या आना चाहिए? 3 नंबर आना चाहिए। अब टिड्डे को कौन खाता है? मेढक को आपने देखा होगा ना, वो टर वाला जो अपनी जुबान से पकड़ता है और खाता है, तो मेढक हो गया 1 नंबर। अब मेढक को कौन शिकार करता है? मेढक का शिकार कौन करता है? सांप करता है, तो 4 नंबर मेढक का शिकार करता है। और अब सांप जो 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 बहुत जहरीला है, उसका शिकार कौन करता है? बाज, तो 2 नंबर यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब 5 3 1 4 2, तो 5 3 1 4 2 आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन सी। यहां पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मैं इसको क्रॉस कर रहा था, सॉरी। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक ही आपका ऑप्शन बचता है, सी ऑप्शन, जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तक आपको लॉजिकल ऑर्डर का एक ब्रीफ आइडिया लग चुका होगा। हमें लगता है कि अब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस नहीं होने वाला। बस ये बात आपसे जरूर बोलूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और स्टैंडर्ड मान के चलना। कभी भी ऐसा नहीं है कि रियल में क्या होता है, क्या हैपन होता है उसके हिसाब से नहीं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उसके हिसाब से नहीं, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्या सही है, उसके हिसाब से आपको लॉजिकल ऑर्डर अरेंज करना चाहिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।